हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन द चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हमें 5 आर्टिकल डिस्कस करने हैं और ये पांचों आर्टिकल आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि जनरली ये जो 4 आर्टिकल्स हैं वो आपके इन्वायरमेंट से ही जुड़े हुए हैं। सो अच्छा खासा पोर्शन आपका इन्वायरमेंट का कवर हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस विदाउट डिलेइंग। गवर्नमेंट टेक्स स्टेप फॉर वाइडर प्रोलिफरेशन एंड इनोवेशन इन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सेक्टर। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि भाई साहब ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्या है। तो इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द सिलेबस। तो देख सकते हो सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद आप देख सकते हो चारों के चारों आर्टिकल आपके एनवायरनमेंट से ही हैं, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट से ही हैं। सो अच्छा खासा आपका जो कवरेज है इन टॉपिक्स पर हो जाएगी। जब हम बात करते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, तो आपने एटीएम मशीन देखा होगा, आपने पैसे भी निकाले होंगे। एंड अब एक बात बताओ, लेट्स से कि एटीएम मशीन में 5,000 रुपया मौजूद है और धीरे धीरे वो पैसे समाप्त हो रहे हैं एटीएम से। तो आखिरकार जो नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई साहब पैसे खत्म हो रहे हैं, इसको रिफिल करने की जरूरत है। तो ये जो आपका एटीएम मशीन होगा, इसमें सेंसर लगा हुआ रहता है, जिसमें जब एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड पर पैसे पहुंच जाते हैं तो सिग्नल भेज दिया जाता है एटीएम मशीन के द्वारा कि भाई साहब पैसे जो है वो खत्म हो रहे हैं, इसलिए अब रिफिल का टाइम आ चुका है एंड प्लीज रिफिल करवा दो। तो ये जो मशीन ने एक प्रकार से कम्युनिकेट करके अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर डाला, जिसके माध्यम से जो नॉलेज है अबाउट द मनी व्हाट इज अवेलेबल और नॉट पता लग सका। यही है आपका मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ये तो हमने एटीएम से रिलेटेड एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है, उसे हम देखेंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज आपको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के बारे में पता चल गई होगी। तो ये जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एक प्रकार से ऑटोमेटेड एप्लीकेशन, जिसमें जो मशीन्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क के माध्यम से विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि एटीएम में अगर लेट्स से कि मिनिमम थ्रेशहोल्ड ऑफ रुपी पहुंच गई है, तो ऑटोमेटिकली सेंसर के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देगा टू द नेटवर्क कि भाई साहब पैसे की कमी हो गई है एंड नाउ देयर इज अ टाइम ऑफ रिफिल। तो ये आपका सिंपल सा एग्जांपल हुआ। और आप देख सकते हो इसके लिए डिवाइसेस यूज की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया सेंसर या फिर मीटर टू कैप्चर इन इवेंट एंड उस इवेंट को फिर नेटवर्क पर भेजा जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है, वायर्ड या फिर हाइब्रिड कम्युनिकेशन के माध्यम से। एंड उसके बाद वो जो आपका कैप्चर्ड इवेंट है उसको ट्रांसलेट किया जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। दैट्स वाई तभी जाके पता लग पाता है कि भाई साहब हाँ कुछ इश्यू आ रही हैं, या फिर पैसे की कमी हो गई है एटीएम में, या फिर अदर सच इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक फिजिकल मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि व्यक्ति जाएगा एटीएम में, एटीएम का डब्बा खोलेगा, चेक करेगा, तब पता चलेगा कि हाँ भाई साहब पैसे की कमी हो गई। तो ये सब जो चैलेंजेज हैं उस सब को ओवरकम करने के लिए ये आपका मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन काफी बड़ा उपयोगी है। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हमारे देश में क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं टू स्ट्रेंथन द मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इकोसिस्टम। तो एक तो आपका गाइडलाइंस लाई गई है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन टू मशीन सर्विस प्रोवाइडर्स, जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एज वेल एज WPAN या फिर WLAN। WLAN बेसिकली आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो इन सब के लिए गाइडलाइंस लाई गई हैं, बिकॉज ये सब जो आपके सेक्टर है, यही सब तो आपका मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करवाती है।
जैसे फॉर एग्जांपल जो वायरलेस नेटवर्क है उसका काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, तभी तो सिग्नल भेजी जा सकेंगी। उसी प्रकार से मशीन टू मशीन सर्विस प्रोवाइडर्स जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, तो इनका भी रोल है, तो इनके लिए गाइडलाइंस लेकर आई गई हैं। दूसरा आपका 13 डिजिट नंबरिंग प्लान एक्सक्लूसिवली लाई जा रही हैं फॉर मशीन टू मशीन या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के लिए जो मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके तहत जो भी आपके डिवाइसेस होंगी, चाहे वो आपके होम अप्लायंसेस हो, टीवी हो, फ्रिज हो, सब इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और आप अपने मोबाइल से उन सबको कंट्रोल कर सकोगे, उन सबको ऑन ऑफ कर सकोगे डिपेंडिंग ऑन योर नीड। तो ये हो गया आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज योर एडिशनल स्पेक्ट्रम 1 मेगाहर्ट्ज वाली एलोकेट की जाएगी फॉर मशीन टू मशीन या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस के लिए। तो ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। जो मेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर प्रीलिम्स में जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपको भी पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरली जब भी आपका जो यूजेज पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके जो आंसर्स होते हैं वो ऑल ऑफ द एबव ही होते हैं। ठीक है, बार बार ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते ही है। तो आप बताओ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होगा और इसकी पोटेंशियल यूजेज कहाँ कहाँ नहीं होंगी, इसलिए जनरली ऐसे ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट होते हैं। जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो कहाँ कहाँ नहीं यूज हो सकती, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, हर जगह यूज हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमेशन में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। जैसे जो भी आपके फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज उसको और अच्छे से फैसिलिटेट करवाएगा, फ्यूल कंजम्पशन को और ज़्यादा रेगुलेट कर सकेगा। फ्यूल कंजम्पशन कैसे? बिकॉज एक्सेस फ्यूल कंज्यूम होने से बच सकेगा। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल कोई रास्ता है, अब कोई लोकेशन पर आपको पहुंचना है, एक तो लॉन्ग कट हो सकता है, एक शॉर्ट कट हो सकता है। तो अगर ये आपका मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सारा इन्फॉर्मेशन जज करके ये बता दे कि भाई साहब हाँ ये भी रास्ता शॉर्टकट रास्ता भी सही है तो इधर से भी जा सकते, तो इससे आपका फ्यूल कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा। तो यही आपका इस्तेमाल है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमेटिव सेक्टर में तो इस्तेमाल होगा ही होगा, इवन फॉर जीपीएस ट्रैकिंग। एंड यूटिलिटीज सेक्टर में देख सकते हो स्मार्ट मीटर्स के लिए, जैसे वाटर या एनर्जी या फिर फ्यूल कंजम्पशन जो भी करते हैं, तो स्मार्ट मीटर्स जो भी आपने कंज्यूम्स किए हैं उसको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर भेज देगा। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है। स्मार्ट ग्रिड का भी इस्तेमाल के रूप में किया जा सकता है फॉर मॉनिटरिंग द लोड। एंड नेक्स्ट इज योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख से आपका कस्टमाइज सॉल्यूशन एसेट मैनेजमेंट के लिए, स्मार्ट सेंसर्स मॉनिटर या डायग्नोसिस फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स। हेल्थ केयर में स्मार्ट बॉडी सेंसर्स, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग यानी कि पेशेंट दूसरे लोकेशन पर है, डॉक्टर दूसरे लोकेशन पर है और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के माध्यम से उनके जो भी इश्यू चल रहे हैं पेशेंट के हेल्थ को लेकर वो पता लगाई जा सकती हैं। एंड सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे अलार्म सिस्टम मॉनिटरिंग की। अगर लेट से कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट हो गया तो डायरेक्ट अलार्म बजने लगे तो ये भी यूज हो जाता है। या फिर वीडियो सर्वेलेंस पर्पज़ के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल है। माइनिंग सेक्टर में, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के फील्ड में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है फॉर द वाटर बॉडी, या फिर वेदर स्टेशंस में इस्तेमाल हो सकती है। बिकॉज इन सब का बेसिक ऑब्जेक्टिव को आप समझने का प्रयास करिए। ये इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे में जो फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सारे इवेंट को वो कैप्चर कर लेगा कम्युनिकेशन एंड इवेंट के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और वो आपका रिक्वायर्ड स्टेशंस पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सब बेनिफिट है। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इन सब से अर्ली वार्निंग एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल नंबर 1 देखा। साथ ही साथ अगर बात करें मशीन टू मशीन के चैलेंजेस क्या है, तो पहली बात तो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाई जाती है और अगर सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई तो इसके कारण प्रोग्राम जो है वो आपका डिसफंक्शनल हो सकता है। स्केलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूजेज एंड ग्लोबल कनेक्शन, फिजिकल सिक्योरिटी
हेट्रोजेनिटी, डिले कांस्टेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क स्लोनेस के कारण, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए तो उसके लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, रिसोर्स कांस्टेंट भी है। तो ये सब कुछ मशीन टू मशीन चैलेंजेज हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन लोअर इमिशंस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन इंडिया बाय 2030, ये स्टडी निकल कर आ रही है। तो आपको ही पता है ना, ईवी जो है आपका वो कार्बन इमिशन तो नहीं करता, वो तो बैटरी पर ऑपरेट करती है। तो जब भी ईवी का डोमिनेंस होगा तो जो पेट्रोल एंड डीजल या फिर एलपीजी रन व्हीकल्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कम होगा, और जब उसका इस्तेमाल कम होगा तो CO2 इमिशन कम होगा। और एक स्टडी के अनुसार आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी कम करने की क्षमता रखती है, और एक कितना कम कर सकती है तो उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस देख सकते हो, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत कवर होगा। तो आप देख सकते हो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि मोहाली में लोकेटेड है, सो दैट इवेल्युएट किए जा सके, एनालाइज की जा सके कि पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। और एयर क्वालिटी कैसे गड़बड़ होती है? जब वेहिकुलर इमिशन होते हैं, इंडस्ट्रियल इमिशंस होते हैं, तो आपका एयर क्वालिटी डेटेरियोरेट होती है अलोंग विथ नेचुरल फैक्टर्स लाइक आपका जो ठंड का समय होता है तो वो पार्टिकुलेट मैटर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर क्वालिटी को डेटेरियोरेट करने में। तो ये बात भी, और इस रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हो, अगर सारे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड सीएनजी फ्यूल्ड 2 और 3 व्हीलर व्हीकल्स को रिप्लेस कर दिया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ बाय 2030, तो इसके कारण जो नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिशन है वो आपका 91% तक कम हो सकता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो अन्य पॉल्यूटेंट्स इमिट होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5, टॉक्सिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका 80% तक कम हो सकता है, 40%, 44% तक कम हो सकता है, 76% तक कम हो सकता है रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका 80% तक कम हो जाएगा, जो आपका PM 2.5 है वो आपका 44% तक कम हो जाएगा, जो आपका टॉक्सिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका 76% तक कम हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस निकल कर आ रही है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपका बैटरी पर ऑपरेट होता है, तो जनरली ये सब जो इमिशन है वो आपके कम होते हैं। अगर हम बात करें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसके अंतर्गत सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स आ जाते हैं। एग्जांपल भी आप देख सकते हो, बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, टॉलीन है, और इसके हाई वेपर प्रेशर होते हैं एंड लो वाटर सोल्युबिलिटी होती है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर गलती करवाया जा सकता है। हमेशा याद रखना है, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स हैविंग हाई वेपर प्रेशर एंड लो वाटर सोल्युबिलिटी, एंड इनके जो कंपोजिशन होते हैं इसी के कारण ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के दौरान भी इजीली इवोपरेट हो जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है लेट्स से एटमॉस्फेयर का, तो आराम से ये इजीली इवोपरेट होंगे, और इवोपरेट होने के बाद जाएंगे कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो इसके कारण आपका पॉल्यूशन क्रिएट होगा। एंड अगर हम बात करें सोर्सेज क्या है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो एक तो नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स जो है वो भी आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इमिट करते हैं। क्यों? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पेस्ट, एज वेल एज अगर कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है तो उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए। एंड मैन मेड सोर्सेज भी है, जैसे जब भी पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फार्मास्यूटिकल्स या फिर रेफ्रिजरेंट्स की प्रोडक्शन की जाती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स के द्वारा भी ये रिलीज होता है, बिकॉज पेंट सब कहाँ से निकल कर आते हैं? क्रूड ऑयल से ही तो निकल कर आते हैं, और क्रूड ऑयल में आपका पेट्रोल और डीजल आ जाते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इम्पैक्ट क्या होगा, तो इम्पैक्ट तो बड़ा खतरनाक होगा। इन्वायरमेंटल पर देखें तो ये आपका डेंजरस पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में
इमिट कर सकता है, जैसे आपका ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया या फिर सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोजोल्स या फिर PM 2.5, तो ये सब एटमॉस्फेयर में इमिट हो जाएंगे। हेल्थ कंसर्न्स तो आएंगी, आइज में इरिटेशन हो, नोज एंड थ्रोट, डैमेज बॉडी ऑर्गन्स आल्सो, एंड कैंसर भी काउज कर सकता है। एंड अगर हम बात करें कि VOC इमिशन को टैकल करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एंड इंडिया के लेवल पर क्या इनिशिएटिव है, तो 1991 में जेनेवा प्रोटोकॉल लाई गई थी। इसके तहत जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके एमिशन को कंट्रोल करने की बात कही गई, या फिर उनके जो ट्रांसबाउंडरी इमिशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने की बात करी गई थी टू द 1979 कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पॉल्यूशन। एंड दूसरा आपका 1999 गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल, और इसके तहत एसिडिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, ग्राउंड लेवल ओजोन को खत्म करने की बात कही गई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, वन लाइनर MCQ बनते हैं। जेनेवा प्रोटोकॉल 1991 डील्स विद व्हाट, तो बेसिकली कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर पूछा जाए गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 डील्स विद व्हाट, तो डील्स विद एसिडिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, ग्राउंड लेवल ओजोन अबेटमेंट। एंड अगर हम बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इंडिया के पास अभी फिलहाल नेशनल लेवल मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ही नहीं, सो दैट वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील कर सके। और बेंजीन ओनली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंक्लूड की गई है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में, हालांकि अन्य बहुत सारे कंपाउंड होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में इंक्लूड ही नहीं किया गया। और जब इंक्लूड ही नहीं किया गया है तो फिर डील क्या किए जाएंगे, है ना। तो ये हमने आर्टिकल नंबर सेकेंड डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल फ्रेंड्स। प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ओशियन ग्रोइंग ड्रामेटिकली, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वार्न्स। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डोमिनेट हो रही है, बिकॉज कंजम्पशन ऑफ द प्लास्टिक एज ए कैरी बैग काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं, पैकेजिंग के रूप में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं, और एक बार इसे यूज कर लिया जाता है तो फिर थ्रो कर लिया जाता है, इसको फिर रिसाइकल रीयूज करने का प्रयास भी नहीं किया जाता। इसके कारण जो प्लास्टिक के बर्डन है हमारे अर्थ पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधे आपका जो ओशियन है, ओशियन में रह रहे आपके मेराइन ऑर्गेनिज्म है उस पर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले तो सिलेबस में भी आपका वही होगा, आपको भी सिलेबस पढ़ने की आदत हो गई होगी, आई श्योर। एंड देख सकते हो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इसे। तो आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है जिनका टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द ओशियन ऑन मैराइन स्पीसीज, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। एंड ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इट इज इन कोलैबोरेशन विद जर्मनीज एल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट, और ये बेसिकली मेजर कर रही है कि आखिरकार प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट है ओशियन में। तो की फाइंडिंग आप देख सकते हो, आश्चर्यचकित हो जाओगे। 88% मेराइन स्पीसीज ये आपका शेवर कंटेमिनेशन ऑफ प्लास्टिक के कारण प्रभावित हुई हैं इन द ओशियन। एंड इतना ही नहीं, प्लास्टिक प्रोडक्शन आने वाले समय में डबल हो जाएंगी, यानी कि बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल होने वाली है, और इसके कारण जो आपका प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होगा ओशियन में वो आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द करेंट लेवल। आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाली है आने वाले समय में ओशियन वाटर बॉडीज के लिए, वहां पर रह रहे मैराइन ऑर्गेनिज्म के लिए। इवन ह्यूमन बेस से बचने वाले नहीं है, बिकॉज आपको पता है फूड वेब एंड फूड चेन के माध्यम से जो वो है वो हमारे बॉडी में भी इंटर कर सकती हैं। बायोकम्युलेशन, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में भी आपने सुना होगा। एंड जो मोस्ट थ्रेटेंड मेराइन एरिया है, जहां पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है माइक्रोप्लास्टिक की, वो पहले से ही काफी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। तो इसमें आपके येलो सी है, येलो सी बेसिकली आपका चाइना वाला रीजन आपने देखा भी होगा, ईस्ट चाइना सी, आर्कटिक सी आइस एंड मेडिटेरेनियन। ऑलरेडी जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट थी कि भाई साहब इतना ये माइक्रो प्लास्टिक को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस लिमिट को बहुत पहले ही इसने क्रॉस कर दिया है। तो अब तो एक्सेसिवनेस हो रहा है, इसके कारण आपका निगेटिव इम्पैक्ट इन ओशन बॉडीज पर काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो आपका मेराइन फूड वेब में इंटर कर जाती है। मेराइन फूड वेब यानी कि जो
मेराइन ऑर्गेनिज्म होती है, जब भी वो फूड पार्टिकल्स को खाएंगी तो उसके साथ साथ इन माइक्रो प्लास्टिक को भी खा जाती हैं, बिकॉज दीज आर वेरी टाइनी, वेरी वेरी टाइनी। तो इसके कारण मेराइन इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा, उनके हेल्थ को प्रभावित करेगा, कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स को भी प्रभावित करता है, बिकॉज कोरल रीफ्स को लाइट चाहिए। अब जितना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक एकुमुलेशन हो जाएगा, लाइट पेनिट्रेशन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, और कोरल रीफ्स चूंकि लाइट डिपेंडेंट होती हैं फॉर द फूड प्रोडक्शन, वो फूड प्रोडक्शन में कमी आ जाएंगी एंड कोरल्स विल स्टार्ट ब्लीचिंग। एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक, तो एक तो आपका इंटेंगलमेंट में जैसे आपका रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगा आपका मेराइन ऑर्गेनिज्म का, या फिर इवन डेथ भी हो सकती है, बिकॉज लाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है अगर हम बात करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स इन द ओशियन बॉडी एज वेल बाय द प्लांट्स। तो अगर फूड ही प्रोड्यूस नहीं होंगे हायर अमाउंट में, तो उस पर डिपेंडेंट जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे। तो ये बात हो गई इंटेंगलमेंट। एंड इंजेशन मतलब प्लास्टिक को खा जाना, इसके कारण इंटरनल इंजरीज एंड जो फूड अपटेक जो नॉर्मल वो लेते हैं वो भी कमी हो जाएंगी, और उसके कमी के कारण उनके हेल्थ पर निगेटिव असर भी पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्मूथरिंग में बेसिकली क्या होता है, एक्सेसिवनेस ऑफ द प्लास्टिक। तो एक्सेसिवनेस ऑफ द प्लास्टिक के कारण जो कोरल्स हैं, बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स हैं, उनको लाइट की कमी देखने को मिलेंगी, फूड एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की कमी फेस करनी पड़ेगी। तो इसके कारण भी मेराइन बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर केमिकल पॉल्यूशन, बिकॉज प्लास्टिक्स में वेरियस केमिकल्स होते हैं जैसे इंडोक्राइन डिसरप्टर्स, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये सब जब मिक्स होंगी वाटर बॉडीज में, और ये सब जब मेराइन ऑर्गेनिज्म लेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो उन पर काफी ज्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। एंड जो रिपोर्ट है बेसिकली देशों को कहता है कि अब हमें ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक लाने की जरूरत है जो बाइंडिंग हो, एम्बिशियस हो, एंड साथ ही साथ सारे स्टेट्स को एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया जाए कि सब स्टेट्स मिलजुल कर उस स्टैंडर्ड्स का पालन करें, सो दैट ग्लोबल लेवल पर प्लास्टिक एलिमिनेशन पर फोकस किया जाए। और अगर हम बात करें क्या क्या कदम उठाए गए हैं टू प्रिवेंट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो देख सकते हो UN 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो आपने भी सुना होगा, जिसके तहत कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज करने की बात करता है ओशियंस को, सीज को, एज वेल एज मैराइन रिसोर्सेज को, विच कम्स अंडर गोल 14 सॉरी। तो ये आपको याद रखने हैं, गोल 14, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के रूप में आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। एंड दूसरा है आपका बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो बेसिकली भारत का एक इनिशिएटिव है कि बाय 2022 हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाले हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार यूज कर लो उसके बाद उसको फेंक दो, ये हो गया आपका सिंगल यूज प्लास्टिक। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो कि भारत जो है मार्पोल यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैराइन पॉल्यूशन, इसका सिग्नेटरी है, एंड इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ मैराइन पॉल्यूशन को डील किया जाता है बाय मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2009 एज वेल, विच has been framed under Merchant Shipping Act 1958। तो अगर पूछा जाएगा कि मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2009 has been framed under Environment Protection Act, गलत है, इसको फ्रेम किया गया है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत, और इसके अंतर्गत मैराइन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने की बात की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया टू हैव 2 नेशन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। तो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्निक क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एंड मजेदार टेक्निक है, सुनने में तो मजेदार लगती है लेकिन इसके अपने ही चैलेंजेज है। तो देखेंगे, सबसे पहली बात हम सिलेबस के साथ करते हैं। तो देख सकते हो, इट विल डील विद कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले हम कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, इसके तहत क्या होता है कि जो भी कार्बन इमिशंस होते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक आपका थर्मल पावर प्लांट्स या फिर आपके जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, उन सब कार्बन को कैप्चर कर लिया जाएगा एंड उसको फिर डिफरेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकेंगे, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन एटमॉस्फेयर में हो ही नहीं। तो ये सिंपल लॉजिक है इसके तहत। बाकी तो आपके इनिशिएटिव सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मेन थिंग यही है।
तो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड सेक्वेस्ट्रेशन टेक्निक की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हो इट इज ए प्रोसेस विच कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम होम सोर्सेस लाइक कोल फायर पावर प्लांट्स या फिर अदर सोर्सेस, एंड इसका फिर इस्तेमाल किया जाता है, रीयूज किया जाता है, फिर स्टोर किया जा सकते हैं इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए, सो दैट ये एटमोस्फेयर में इंटर नहीं कर सके। तो क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में इमिट करने से रोका जा सके, सो दैट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। और आप देख सकते हो बाय दिस टेक्नोलॉजी, बाय दिस टेक्निक इट कैन ऑब्जॉर्व 85 से 95% ऑफ CO2 इमिशंस इन द एटमॉस्फेयर। एंड ग्लोबल लेवल पर अगर हम कुछ स्टेटिक्स की बात करें तो पावर एंड इंडस्ट्री सेक्टर जो है आपका 50%, 1-2% नहीं, 50% अकाउंट करता है फॉर ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। एंड जो आपका CCU है यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्निक, इट कैन बी वन ऑफ द की पाथवेज जिसके तहत हम इस इमिशंस को कम कर सकते हैं while continuing to develop sustainably and at unprecedented pace। क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं कि भाई साहब हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो फुलफिल होती जा सके, और दूसरी तरफ हम भर भर के मिशन कर रहे हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ हम उसको अब्जॉर्व करवा ले रहे हैं, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से प्रिवेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दोनों काम हो जाएगा, हमारा डेवलपमेंट भी इंश्योर होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को एटमॉस्फेयर में जाने से रोक भी रहे हैं। तो ये बातें निकल कर आती है। होप आपको ये बेसिक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कि आका न्यूज क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस्टेब्लिश किया है सेंटर्स, कहाँ पर? तो एक तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में, और दूसरा आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में। और ये जो सेंटर है ये फोकस करेगी कि अंडरस्टैंड की जा सके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करने में, एज वेल एज क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम किया जा सके फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी सेक्टर। एंड दूसरा डेवलप किया जाए, डेमोन्स्ट्रेट किया जाए कार्बन कैप्चर एंड कन्वर्जन टेक्निक को बाय डेवलपिंग मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजीज एज वेल। तो बाकी इसके जो यूजेज है हमने आपको बताया ही। एंड तीसरा आप देख सकते हो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन रिसर्च के सेक्टर में प्रमोट करना है, ट्रेनिंग देनी है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, और जो भी रिसर्च एक्सीलेंस की गई है उसको एक सॉल्यूशन के रूप में आगे लाना है विद द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। एंड आप देख सकते हो जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्निक है, इट आल्सो अलाइंस विद 5 ऑफ द 17 सस्टेनेबल गोल्स। आपको ही पता है ना 17 SDG गोल्स है जिसको 2030 तक हमें फुलफिल करना है। तो CCU टेक्निक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे 5 गोल्स को फुलफिल करने में मदद करेगा। जैसे क्लाइमेट एक्शन को डील कर सकता है, यस, CO2 इमिशन को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकेगा, क्लीन एनर्जी भी प्रमोट होगी, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सब बातें। एंड अगर हम बात करें अन्य डिटेल्स की, तो अन्य डिटेल्स तो खत्म हो गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड द लास्ट वन। इंडिया टू हैव ओन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेटिंग फॉर व्हीकल्स फॉर रोड सेफ्टी। तो इंडिया अपना खुद का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाने वाली है फॉर द व्हीकल्स, सो दैट रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। आपको पता है रोड सेफ्टी को लेकर हाल फिलहाल में काफी कदम उठाए गए हैं। एक आपका जो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत जो पनिशमेंट है वो टाइटन की गई है, और भी सर्टेन इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, और वन ऑफ देम जो अभी ऑन सेफ्टी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट लाने वाली है, तो इससे डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो देख सकते हो डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये कवर होगा। मैंने आपको बताया था आज काफी अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए गए हैं। एंड न्यूज क्या है, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लेकर आया जाए, सो दैट जो सेफ्टी है न्यू व्हीकल्स की, कि ये जो नए व्हीकल्स मार्केट में आ रहे हैं वो कितने ज्यादा सेफ है उसको चेक किया जा सके। साथ ही साथ स्टार रेटिंग्स उसी के अनुसार असाइन की जा सके कि भाई साहब आपके व्हीकल्स की सेफ्टी में ये ग्राउंड पर मैंने आपको ये स्टार रेटिंग दी गई है। सिमिलर स्टार रेटिंग आप देख सकते हो जो आपके टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर, उसी प्रकार से कि आपके जो व्हीकल्स हैं वो कितने सेफ है, कितने मजबूत हैं, कि अगर लेट्स से कोई एक्सीडेंट होता है तो वो व्हीकल्स अपने आप को
सरवाइव कर सके, अलोंग विथ जो उसमें लोग बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं, वो भी अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। तो इस ग्राउंड पर बेसिकली आपका ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेटिंग तैयार की जा रही है रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और ये आपका जो स्टार रेटिंग होगा ऑन द क्वालिटी ऑफ सेफ्टी एंड स्टडनेस, वो इन अकॉर्डेंस होगा ग्लोबल रेटिंग के अनुसार। एंड अन्य क्या प्रपोजल प्लान की गई है, तो पहली बात तो 6 एयर बैग्स को मैंडेटरी किया जाएगा फॉर ऑल कार्स जिसकी सीटिंग क्षमता 8% तक की है। और ये जो एयर बैग्स होते हैं आपको पता है, जैसे कोई व्हीकल है, ठीक है, वैसे तो मुझे ड्राइंग करने नहीं आती, लेकिन एक व्हीकल बना देते हैं, ठीक है, चक्के भी लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका व्हीकल एंड चक्का। हमारे ड्राइंग पर आप शक मत करना। एंड जैसे जो आपके व्यक्ति बैठे होंगे, अब ये एयर बैग क्या करेगा कि अगर लेट से कि कोई अचानक टक्कर वाली सिचुएशन आ गई, तो एयर बैग उसके जो बॉडी है उसको सेफ गार्ड करेगा कि उसका जो टक्कर का इम्पैक्ट है उनके शरीर पर ना पड़े। तो एयर बैग्स मदद करते, इट इज समथिंग लाइक पिलो या क्वेश्चन, उस हिसाब से होता है आपका ये। आप इमेज में भी सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगे। एंड दूसरा है कि जो मैंडेटरी फीचर्स किए जाएं सच एज 3 पॉइंट सीटर बेल्ट हो, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम हो कि अगर कुछ भी रोड पर ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लग जाए। दूसरा आपका मैंडेटरी लैंड डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, यानी कि आपके व्हीकल में मैंडेटरी लैंड डिपार्चर वार्निंग सिस्टम हो कि अगर आप अपने लेन से डाइवर्ट होकर दूसरे के लेन में जा रहे हैं तो आपका सेंसर बता दे कि भाई साहब अपने रास्ते लौट आओ। एंड नेक्स्ट इज योर नॉर्म्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आप कुछ डेंजरस गुड्स लेकर जा रहे हैं तो सर्टेन लिमिट में ही लेकर जाना होगा। एंड इट विल बी इन लाइन विद द यूरोपियन रेगुलेशन। एंड सबसे चिंता की बात आप ये देख सकते हो, लगभग 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होता है हर साल, और इसके कारण आपका 3.1% लॉस हमारे जीडीपी के होता है, बिकॉज हेल्थ बर्डन बढ़ती है और जो पर्सन होते हैं उनको भी डैमेज होने की संभावनाएं होती है, तो ह्यूमन कैपिटल का भी नुकसान होता है। तो उन सब के आकलन के हिसाब से 3.1% लॉस हमारे जीडीपी में देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद बहुत सारे लॉस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये जो फैमिली होते हैं जिन पर लाइवलीहुड डिपेंडेंट होती है, आप समझ सकते हैं क्या बीतती हैं। एंड गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाय 50% बाय 2025। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर आपका रोड सेफ्टी रोड एक्सीडेंट पर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि क्यों हमें रोड सेफ्टी को मजबूत करने की जरूरत है, कि 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट एवरी ईयर होता है, जिसके कारण आपका इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, सोशल लॉस भी होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी लॉस होता है। और गवर्नमेंट जो है आपका 50% रोड एक्सीडेंट को कम करने की बात कर रही है बाय 2025। एंड अदर रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, आपका एक है आपका इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस एंड गुड सैमरिटियन गाइडलाइन। गुड सैमरिटियन गाइडलाइन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है मदद नहीं करना चाहते। क्यों? बिकॉज उन्हें डर लगती है कि भाई साहब हमें जो है कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में फिर बचना पड़ेगा, इसीलिए वो इंटीग्रेट नहीं होना चाहते। तो गुड सैमरिटियन गाइडलाइंस बेसिकली प्रमोट करते हैं कि भाई साहब जो भी मदद करता है तो उनको अच्छा ट्रीट किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज योर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड एंड कैशलेस ट्रीटमेंट, ये सब की भी सुविधा होंगी ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर बेसिकली जैसे ही कोई अगर आपका इंजरी हुई तो उसका 1 घंटे का जो पीरियड होता है वो गोल्डन आवर कहते हैं, बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग द पेशेंट। एंड नेक्स्ट इज योर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाई गई है, जिसमें प्रोविजंस है रिलेटेड टू स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑफ सर्टेन व्हीकल्स एंड व्हीकल रिकॉल सिस्टम। जैसे जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसको 20 साल में स्क्रैप करने की जरूरत है अगर वो सर्टिफिकेट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और जो आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको 20 साल 15 जो कमर्शियल व्हीकल है उसको 15 साल में आपके एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, और जो आपके पर्सनल व्हीकल्स है उसको 20 साल में। एंड साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन एंड रेटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट, तो जो जहां पर घटनाएं एक्सीडेंट की ज़्यादा होती है उसको आइडेंटिफाई करो और वहां पर फिर अच्छे से स्टेप्स ले जा सके। एंड रोड सेफ्टी ऑडिट भी की जाए कि भाई साहब रोड की क्या सेफ्टी है, रोड ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं कहीं रोड भी आपका एक्सीडेंट को फैसिलिटेट करवा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल दीज आर्टिकल डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।